तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आज के सेशन में हम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसके चैप्टर नंबर 4 के बारे में। और चैप्टर नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई भी रिलीफ के ऑर्डर्स हमें लेने हैं तो कोर्ट में उनको ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली आज हम लोग, अगर कोई भी वुमेन एग्रीव्ड है डोमेस्टिक वायलेंस की और वो कोर्ट से कोई भी ऑर्डर लेना चाहती है, तो फिर कोर्ट क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी उसके बारे में हम इस चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑर्डर्स भी हैं और कुछ प्रोसीजर्स भी हैं। ऑर्डर्स के रिलेशन में मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूँगा। आज के सेशन में सिर्फ प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि सेक्शन नंबर 12 से लेकर 17 तक मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं इन सेक्शंस को डिटेल में स्टडी करूं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कोर्ट एक्चुअल में अगर कोई भी एप्लीकेशन लगाई जाती है तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करती है। जब कोई वेमेन एग्रीव्ड होती है डोमेस्टिक वायलेंस की और कोर्ट में वो जाती है और एप्लीकेशन लगाती है, तो कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करती है। तो सबसे पहली बात स्क्रीन पर देखिए। मान लो सेक्शन नंबर 12 में कोई भी एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? हियरिंग के लिए डेट फिक्स कर देगी, उस मैटर को डिस्पोज ऑफ करेगी। अब हियरिंग के लिए डेट कितने दिनों में डलनी चाहिए? जैसे 3 डेज। हियरिंग कितने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए? डिस्पोज एप्लीकेशन कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए? 60 डेज में हो जाना चाहिए। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको नोटिस जारी कर देगी। प्रोटेक्शन ऑफिसर फर्दर रिस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर देगा। इसके बारे में प्रोसीजर सेक्शन 13 में दिया है। हो सकता है कोर्ट इसके बाद डायरेक्शन दे रिस्पोंडेंट को और जो एग्रीव्ड पार्टी है कि आप इस मामले में पहले काउंसलिंग कर लीजिए। काउंसलिंग के लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 14 इन्वोक हो जाएगा। अगर कोर्ट को किसी वेलफेयर एक्सपर्ट का रिक्वायरमेंट है, उसके असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो कोर्ट उसकी मदद भी ले सकती है। वो मदद कोर्ट सेक्शन नंबर 15 में ले लेगी। अब ये जो प्रोसीडिंग्स जो कुछ भी होगी ये सारी की सारी कैमरा प्रोसीडिंग्स में, अगर कोर्ट को लगता है कि कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए तो कैमरा प्रोसीडिंग्स में कर सकती है। इसके अलावा अगर मान लो कोई एग्रीव्ड वेमेन है और वो उस हाउस होल्ड में, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना चाहती है जहां पर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो क्या उस घर में रहने का उसका अधिकार है या उसके घर वाले उसे वहां से बाहर निकाल सकते हैं? उसका पति, उसके सास ससुर ननद वगैरह, क्या उसको उस घर से बाहर निकाल सकते हैं? वो कहते हैं सेक्शन नंबर 17 में नहीं, उसके पास अधिकार है। जिन लोगों ने अगर उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया है उसी शेयर होल्ड घर में वो रह सकती है, शेयर्ड हाउस होल्ड में वो रह सकती है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कुछ ओवरव्यू है जो कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शंस में सब डिटेल करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं सीधा सेक्शन पर। सेक्शन को देखते हैं, सेक्शन नंबर 12 को देखते हैं और सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 12 ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है, यहाँ पर एग्रीव्ड कौन है? वेमेन या कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई और पर्सन एग्रीड पर्सन के बिहाफ के ऊपर अगर कोई भी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने लगाता है क्योंकि उसको कोई रिलीफ चाहिए इस एक्ट में, तो फिर क्या होगा? तो ठीक है, वो एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम। कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकते हैं? 3 तरह के लोगों के बारे में बात की गई है जो इस एक्ट में रिलीफ लेने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पहला एग्रीड पर्सन, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफिसर, या एग्रीड पर्सन के बिहाफ के ऊपर कोई और पर्सन भी एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है। सो ये लोग एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने लगा सकते हैं इस एक्ट में कोई भी रिलीफ लेने के लिए। ओके। अभी रिलीफ कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें रिलीफ काफ़ी सारे तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकते हैं, रेजिडेंस का ऑर्डर मांग सकते हैं, मॉनिटरी ऑर्डर मांग सकते हैं, कस्टडी का ऑर्डर मांग सकते हैं, कंपनसेशन ऑर्डर मांग सकते हैं, है ना। लेकिन इन ऑर्डर्स को मैं अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स दिए हैं उनको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज के सेक्शन में सिर्फ हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं कि बेसिकली कौन कौन से प्रोसीजर्स कोर्ट फॉलो करने वाली है। ठीक है। तो चलो वापस स्विच करते हैं सेक्शन नंबर 12 में जल्दी से। हाँ जी। तो कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है
या कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई और पर्सन इन एग्रीड पर्सन के बिहाफ के ऊपर कोई भी रिलीफ इस एक्ट में लेने के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन साथ में कंडीशन में लगाई है उन्होंने कहा है, प्रोवाइडेड बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑन दिस एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट शैल टेक इन टू कंसिडरेशन एनी डोमेस्टिक रिपोर्ट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफिसर और द सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि मान लो मैजिस्ट्रेट के सामने ऐसी कोई एप्लीकेशन लगा दी गई, तो मैजिस्ट्रेट करेगा क्या? मैजिस्ट्रेट एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मंगाएगा। किससे मंगाएगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर से या सर्विस प्रोवाइडर से। एप्लीकेशन जब मूव होगी तो उनसे एक रिपोर्ट मंगवा लेगा, और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन पर क्या ऑर्डर पास करना है वो कोर्ट कंसिडर करेगी, वो मैजिस्ट्रेट कंसिडर करेगी। इतनी बात तो सेक्शन में लिखी है, लेकिन कभी कभी हमें जो बात सेक्शन में लिखी होती है उसके अलावा केस लॉ का भी रेफरेंस लेना पड़ता है। कभी कभी जो बात सेक्शन में लिखी होती है वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होती, क्योंकि उसके रिलेशन में कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स भी होते हैं। अब यहाँ पर देखने से तो ये लग रहा है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बगैर मैजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर इस एप्लीकेशन पर पास नहीं करेंगे। देखने से तो ये लग रहा है ना कि मैजिस्ट्रेट जो है एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जिसको DIR बोलते हैं, वो मंगवाएंगे पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर से या सर्विस प्रोवाइडर से, और फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन पर जो भी ऑर्डर पास करना है वो ऑर्डर पास करेंगे। अब इसके रिलेशन में हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइटेशन है, और वो एक लैंडमार्क जजमेंट है। अगर वो साइटेशन आपको नहीं पता तो आप समझ लो कि आप बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत बड़ा मिस्टेक आप एग्जामिनेशन में भी करोगे, कोर्ट ऑफ लॉ में भी करोगे, और यू एज अ जज भी आप गलत ऑर्डर पास कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर उस साइटेशन की लाइट में ही आपको मैटर को डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, तो चलिए जरा देख लेते हैं कि हमारे पास वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। जजमेंट का नाम है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी। 12 मई 2022 का मामला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 डिफरेंट क्वेश्चंस को फ्रेम करके डिसाइड किया। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो कोर्ट ने डिसाइड किया वो ये कि क्या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मैंडेटरी है, उसे कंसिडर करना मैंडेटरी है इससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोई भी ऑर्डर पास किया जाए। तो इसके रिलेशन में कोर्ट ने कहा कि इट इज़ हेल्ड दैट सेक्शन 12 डज नॉट मेक इट मैंडेटरी फॉर द मजिस्ट्रेट टू कंसिडर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल्ड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। मजिस्ट्रेट के लिए ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर ने डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल की है तो उसे कंसिडर करें, मैंडेटरी नहीं है। बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर DV एक्ट, यानी कि अगर मान लो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं भी है, उसके एब्सेंस में भी, उसके अभाव में भी मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट हैं कि वो जो भी रिलीफ उस एप्लीकेशन के बेसिस पर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट एब्सेंट है उसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हैं कि अगर वो कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास करना चाहते हैं, कोई इंटरिम ऑर्डर पास करना चाहते हैं, इवन अगर कोई फाइनल ऑर्डर DV एक्ट के तहत पास करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बार नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं आई तो मजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन कोर्ट ने डिसाइड किया। दूसरा क्वेश्चन ये कोर्ट ने जो डिसाइड किया वो ये है, whether it is mandatory for the aggrieved person to reside with those persons against whom the allegation have been leveled at the point of commission of violence। अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है डोमेस्टिक वायलेंस का, क्या ये मैंडेटरी है कि वो उन लोगों के साथ रहे उस शेयर्ड हाउस होल्ड में जिसके खिलाफ उसने एलिगेशन लगाए हैं? मान लो कि वुमेन है उसने एलिगेशन अपने हस्बैंड के खिलाफ लगाए। अब ये क्या ज़रूरी है उस वुमेन के लिए कि वो उसी शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे जिन लोगों के खिलाफ उसने एलिगेशंस लगाए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के तहत, है ना? इसके रिलेशन में वो ये कह रहे हैं, इट इज़ हेल्ड दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, स्क्रीन पर देखिए, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द एग्रीड पर्सन when she is related by consanguinity, marriage or through relationship in the nature of marriage, adoption
or a family member living together as a joint family to actually reside with those persons against whom allegation have been leveled at any time of commission of the domestic violence। यानी कि अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है डोमेस्टिक वायलेंस का, अब वो उनके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कैसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है, बाय ब्लड जुड़ा हो सकता है, बाय कॉन्सेंजुअनिटी या मैरिज से रिलेट हो सकता है, या मैरिज लाइक नेचर से जो रिलेशनशिप नेचर ऑफ मैरिज के होते हैं उससे जुड़ा हुआ हो सकता है, एडॉप्शन से जुड़ा हो सकता है, जॉइंट फैमिली में रह सकता है। अगर इस तरह का कुछ भी रिलेशनशिप उसके साथ है जिसका डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो उसी परिवार में रहे, है ना। रहना चाहती है रह सकती है, नहीं रहना चाहती उसका अपना मर्जी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इफ़ अ वुमेन हैज़ अ राइट टू रिजाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द डीवी एक्ट एंड सच वुमेन बिकम एन एग्रीव्ड और विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, she can seek relief under Domestic Violence Act, including enforcement of her right to live in the shared household। अब पहले वाले में तो उन्होंने कहा कि मैंडेटरी नहीं है, वो नहीं रहना चाहती ना रहे। सेकंड वाले केस में वो कह रहे हैं कि अगर वो रहना चाहती है तो सेक्शन नंबर 17 में वो एप्लीकेशन लगा सकती है और उसका राइट है। वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है, जिस घर में जिस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उसके साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो वो उसके ऊपर कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवरेशन दे दिया, आप अपनी कन्वीनियंस देखिए, आप वहाँ पर रहना चाहते हैं रह सकते हैं, नहीं रहना चाहते तो आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी वाले केस में एक इंपॉर्टेंट इशू जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, वो ये that whether there should be a subsisting domestic relationship between the aggrieved person and the person against whom the relief is claimed। कहने का मतलब ये कि जिसके खिलाफ आप रिलीफ मांग रहे हो सेक्शन नंबर 12 में, क्या उस पर्सन के खिलाफ या उस पर्सन के साथ आपका कोई सबसिस्टेंट डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए। देखिए दो बातें हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात तो ये कि जिस वुमेन के साथ या जिस पर्सन के साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसका उस पर्सन के साथ कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप था जब वो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। जब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, क्या उस समय पर इस एग्रीड पर्सन का उसके साथ कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप था। मान लो एक लड़की है, उसकी शादी हुई हुई है और उसके पति ने उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया, तो उस समय पर तो शादी तो डिसॉल्व हुई नहीं, उसकी पत्नी है, तो उसका डोमेस्टिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द डेट ऑफ वायलेंस। अब दूसरा फैक्टर ये है कि जिस दिन उसने डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई, रिलीफ मांगने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस की रिलीफ मांगने के लिए उसके अगेंस्ट उसने कोई एप्लीकेशन लगाई, क्या उस दिन पर उसका कोई रिलेशनशिप सब्सिस्ट कर रहा था उसके साथ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये नहीं देखना कि डेट ऑफ एप्लीकेशन पर उसका रिलेशनशिप उसके साथ सब्सिस्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। हमको जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के सब्सिस्टेंस के बारे में देखना है, वो ये देखना है कि जिस दिन उसके साथ वायलेंस हुआ, उस दिन उस एग्रीड पर्सन का उन लोगों के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप था या नहीं जिनके खिलाफ वो एलिगेशन लगाए गए हैं। तो एलिगेशन डोमेस्टिक वायलेंस वाले दिन को देखना है, उस दिन रिश्ता था कि नहीं था। एप्लीकेशन लगाने वाले दिन पर रिलेशनशिप था या नहीं, वो हमें नहीं देखना, वो हमें कंसिडर नहीं करना। ये बात इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोली है। ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसाइड किया, वो ये कि ये डीवी एक्ट क्या सभी रिलीजन पर अप्लाई होता है या स्पेसिफिकली जो हिंदूज हैं या पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों पर ही अप्लाई होता है। वो कहते हैं डीवी एक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करता है वुमेन को, इसलिए ये रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सभी वुमेन को अवेलेबल होगा, सभी एग्रीड पर्सन्स को अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि ये वुमेन को या जो मुस्लिम वुमेन हैं जो एक पर्सनल लॉ से गवर्न होती हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सभी पर ये अप्लाई होता है। नेक्स्ट आते हैं एक अनदर इम्पॉर्टेंट साइटेशन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या जुडिशल सेपरेशन 2 ईयर हो जाने के बाद भी
कोई पर्सन, जो एक पर्सन एग्रीड पर्सन है, क्या वो स्त्री धन क्लेम कर सकती है? तो यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट साइटेशन है और साइटेशन का नाम है कृष्ण भट्टाचार्य वर्सेस सारथी चौधरी एंड अदर अनदर। 2016 का मामला है, 2016 का मामला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर जुडिशल सेपरेशन हो चुका है और 2 इयर्स ऑलरेडी अलाप हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो एग्रीड वुमेन है वो अपना स्त्रीधन क्लेम कर सकती है। और कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि मेयरली जुडिशल सेपरेशन से मैट्रिमोनियल टाई ख़त्म नहीं होता और उनका डोमेस्टिक रिलेशनशिप वहाँ पर, क्योंकि वो वाइफ है और डोमेस्टिक रिलेशनशिप सस्टेन कर रहा है, क्योंकि जुडिशल सेपरेशन से जो रिलेशनशिप है वो फॉर टाइम बिंग सस्पेंड होता है, परमानेंटली जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म नहीं होता। ठीक है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट साइटेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कंसिडर किया, सेम साइटेशन है लेकिन इशू थोड़ा डिफरेंट है। इशू ये है कि क्या सेक्शन नंबर 12 में जो एप्लीकेशन लगती है क्या वो बार्ड बाय लिमिटेशन है, क्या वो सर्टेन टाइम पीरियड निकल जाने के बाद क्या वो जुडिशियल रेमेडी उसके बाहर हो जाती है कि हम एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण भट्टाचार्य वर्सेस सारथी चौधरी वाले केस में कहा कि नहीं, जो भी एप्लीकेशन आप सेक्शन नंबर 12 में वाइफ लगाती है वो बार्ड बाय लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइटेशंस थे जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा मैं एक सेपरेट सेशन भी बना दूंगा डोमेस्टिक वायलेंस के जो इंपॉर्टेंट साइटेशंस हैं, जो केस लॉज हैं, उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मीन टाइम हम अपने सेशंस को आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने इसी सेक्शन पर। तो सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया और हम लोग समझ गए कि जो ये बात लिखी थी यहाँ पर कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बगैर कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। कोर्ट चाहे तो ऑर्डर पास कर सकती है। सबसेक्शन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि जो भी रिलीफ आप मांग रहे हो, ये कंपनसेशन हो सकता है, ये डैमेजेस हो सकते हैं, और जो भी आप डैमेजेस मांग रहे हो इसमें आपका एक राइट है कि आप अगर सेपरेट सूट लाना चाहते हो अदर देन द डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा अगर आप कोई दूसरा केस लाना चाहते हो फॉर द रिकवरी ऑफ द कंपनसेशन एंड डैमेजेस फॉर द इंजरीज विच हैव बीन कॉज्ड टू यू फॉर द पर्पस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस विच इज कमिटेड बाय द रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट ने अगर कोई भी इंजरीज कॉज की हैं उसके बेसिस पर एग्रीड पर्सन कोई भी कंपनसेशन मांगना चाहती है, कोई डैमेजेस मांगना चाहती है, तो उसके लिए वो सेपरेट सूट ला सकती है, वो प्रेजुडाइज नहीं होगी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। कहने का मतलब ये है कि अगर उसने सेक्शन नंबर 12 में कोई भी एप्लीकेशन लगाई है कंपनसेशन या डैमेज मांगने के लिए, उसके रहते हुए भी वो सिविल लॉस में अलग से एक कंपनसेशन या डैमेज को क्लेम करने के लिए पिटीशन लगा सकती है। हाँ, लेकिन कोर्ट यहाँ पर ध्यान रखेगी कि अगर मान लो कोई भी डिक्री कंपनसेशन या डिक्री की सेपरेटली पास हुई है अदर देन द डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस में जब कोर्ट उसको कंपनसेशन या डैमेजेस देगी तो उस डिक्री को भी कंसिडर करेगी, क्योंकि उसमें जो अमाउंट था उसको सेट ऑफ कर लेगी इस वाले केस में, डोमेस्टिक वायलेंस में। एग्जाम्पल के तौर पर सेपरेट सूट कंपनसेशन के लिए फाइल किया गया अदर देन द डोमेस्टिक वायलेंस, वहाँ पर 50,000 रुपये का कंपनसेशन दिया एग्जाम्पल के तौर पर। डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस में कोर्ट को लग रहा है कि मुझे 70,000 रुपये का कंपनसेशन देना है, तो 70,000 इस केस में दे रहे हैं, 50,000 उसमें, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कोर्ट ये देखेगी कि हाँ 50,000 पहले दे रखा है, अब हम यहाँ 70,000 देना चाहते हैं, तो 70 ना देकर 50 वहाँ वाला इसमें बैलेंस कर लेंगे और उसको सेट ऑफ करके 20,000, 70,000 माइनस 50,000, 20,000 का कंपनसेशन अब इस केस में दे सकते हैं। तो कोर्ट जब कभी भी कोई कंपनसेशन अवॉर्ड करेगी तो कोई डिक्री अगर कंपनसेशन की ऑलरेडी पास हो चुकी है या हुई है तो कोर्ट को उसे कंसिडर करना पड़ेगा। ये इसके प्रोविजो में मेंशन किया है, सबसेक्शन नंबर 2 के प्रोविजो में मेंशन किया है। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन नंबर 3 पर। सबसेक्शन नंबर 3 कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। वो कहते हैं जो भी आप पिटीशन लगाते हो, एप्लीकेशन लगाते हो, वो उस पर्टिकुलर फॉर्म में होनी चाहिए और उसमें वो सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए जैसा भी लॉ में प्रिस्क्राइब किया है। इसके अलावा सबसेक्शन नंबर 4 ये कह रहा है कि जब कभी कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाई जाएगी कोर्ट के सामने, तो उस जिस दिन उसकी एप्लीकेशन मिली है
उसके बाद वो डेट ऑफ हियरिंग को फिक्स कर देंगे और वो 3 दिन से ज़्यादा की डेट नहीं होनी चाहिए। यानी आज मान लो 1 तारीख है, तो कोर्ट 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, मतलब 3 दिन से ज़्यादा की डेट नहीं देंगी और हियरिंग के लिए डेट फिक्स कर देगी। इसके अलावा सबसेक्शन नंबर 4 ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट कोशिश करेंगे कि जो भी एप्लीकेशन लगाई गई है ना सबसेक्शन नंबर 1 में कोई रिलीफ लेने के लिए, उसका डिस्पोजल पहली हेयरिंग के 60 दिन के अंदर अंदर हो जाए। यहाँ लिखा है ना 60 डेज, तो पहली हेयरिंग जिस दिन हुई है उसके 60 डेज के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन का रिलीफ जो भी उन्होंने मांगा है उसका डिस्पोजल कोर्ट कोशिश करेगी कि वो हो जाए। अब एप्लीकेशन तो कोर्ट के सामने आ गई, अब कोर्ट को क्या करना है? क्या कोर्ट दूसरे पक्ष को सुने बगैर ही मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देगी? नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? उन्हें नोटिस जारी करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को। तो वो कैसे होगा? उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए है हमारे पास सेक्शन नंबर 13, और सेक्शन नंबर 13 ये कह रहा है कि मान लो आपने जो भी हियरिंग के लिए डेट फिक्स की है ना सेक्शन नंबर 12 में, उसका एक नोटिस आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर को देखना पड़ेगा और प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको सर्व अपॉन कर देगा रिस्पोंडेंट के ऊपर। यानी कि मजिस्ट्रेट यहाँ पर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के ऊपर नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, वो उस सर्विस को करवा रहे हैं थ्रू प्रोटेक्शन ऑफिसर। पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेज रहे हैं नोटिस, नोटिस उस प्रोटेक्शन ऑफिसर फर्दर आगे रिस्पोंडेंट को भेज रहा है। ठीक है, और ये मैक्सिमम पीरियड दिया है इसमें 2 डेज, यानी कि 2 दिनों के अंदर अंदर उसको, जिस दिन आपको वो मिल जाता है उसके 2 दिनों के अंदर अंदर आपको उसको नोटिस जारी करना चाहिए। अब ये नोटिस हो चुका है, ये साबित होगा कैसे? अब वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर इस रिलेशन में एक डिक्लेरेशन करेगा कि मैंने एक नोटिस रिस्पोंडेंट को दे दिया है। ठीक है, और वो डिक्लेरेशन जो प्रोटेक्शन ऑफिसर कर रहा है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है एज पर लॉ, वो इस बात का प्रूफ होगा कोर्ट में कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने नोटिस ऑलरेडी रिस्पोंडेंट को दे दिया है। हाँ, अगर कॉन्ट्ररी रिस्पोंडेंट साबित करना चाहता है कि नहीं मुझे नहीं मिला, तो वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो डिक्लेरेशन है सर्विस ऑफ नोटिस का, वो एक सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन नंबर 14 पर। सेक्शन नंबर 14 में आपने नोटिस, सेक्शन नंबर 13 में आपने नोटिस जारी कर दिए, पार्टीज को बुला लिया दोनों को। अब कोर्ट कोशिश करेगी भाई इनके बीच में काउंसलिंग हो जाए, इन दोनों की काउंसलिंग हो जाए ताकि मैटर जो है रिजॉल्व हो जाए किसी तरह से। द मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के किसी भी स्टेज पर अगर मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि उनको एक काउंसलिंग को अंडरगो करना चाहिए विद अ मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, और वो सर्विस प्रोवाइडर के पास वो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है, तो वो रिस्पोंडेंट या एग्रीड पर्सन को कहेंगे ठीक है आप एक काउंसलिंग कर लो, और ये सर्विस प्रोवाइडर है इसके पास आप जाओ और ये आपकी काउंसलिंग करवा देंगे। अब आपने काउंसलर के पास तो भेज दिया, मीन टाइम कोर्ट जो डेट लगा देगी वो 2 महीने से पहले पहले की डेट लगा देगी, यानी 2 महीने से ज़्यादा की डेट नहीं लगेगी। 1 महीने की, 1.5 महीने की, 45 दिनों की, जो भी कोर्ट को ठीक लग रहा है, तो 2 महीने से कम की कोई भी डेट वो नेक्स्ट हियरिंग के लिए लगा देंगी, क्योंकि अब काउंसलिंग के लिए टाइम चाहिए ना दोनों का, ताकि मैटर जो है सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी होना है वो हो जाए उसके बारे में। तो इसलिए कोर्ट 2 महीने का समय उनको लगभग डेट के फॉर्म में दे रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 15 पर। सेक्शन नंबर 15 ये कह रहा है कि अगर कोर्ट को कहीं पर भी फैमिली वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए किसी वेलफेयर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि बेसिकली वेमेन होनी चाहिए, तो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए वो उनकी सर्विसेज ले सकती हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो वेलफेयर एक्सपर्ट हैं वो वेमेन होने चाहिए। तो इतनी सी बात सेक्शन नंबर 15 प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 16 पर। सेक्शन नंबर 16 ये कहता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, अगर कोर्ट को ठीक लगता है कि ये कैमरा में होनी चाहिए, तो कैमरा प्रोसीडिंग्स कर सकती हैं। देखिए नॉर्मली मैं पहले भी आपसे ये बात बता चुका हूँ कि जो कोर्ट्स होती हैं वो एक पब्लिक प्रोसीडिंग्स की तरह से कन्वेन होती हैं, यानी कि वहाँ पर आम पब्लिक के पास राइट होता है कि वो जाके प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कि कितने लोग उस कोर्ट में एकोमोडेट हो सकते हैं या डेकोरम कोर्ट का ख़राब ना हो। तो आम एक कॉमन पब्लिक के पास राइट होता है कि वहाँ जाकर प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोर्ट का डेकोरम या जो स्पेस कितना है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन क्या यहाँ पर कॉमन लोग आ सकते हैं? यहाँ पर मैटर उनका पति पत्नी का आपस का हो सकता है, परिवार का अपना मामला हो सकता है, तो
हो सकता है पक्षकार ये चाहते हैं कि उनका जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कैमरा प्रोसीडिंग्स हों। कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि पब्लिक वहाँ पर, आम पब्लिक ना हो, सिर्फ जुडिशरी स्टाफ, लॉयर और पार्टीज कंसर्न ही हो। तो ये प्रोसीडिंग्स फिर कैमरा प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो। और नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है इस सेशन का वो है सेक्शन नंबर 17, जो कि लास्ट सेशन है आज का। और यहाँ पर उन्होंने बात की है राइट टू रिजाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। यानी ये जो एग्रीव्ड वेमेन या एग्रीव्ड पर्सन है, इसके पास राइट है कि ये उस शेयर्ड हाउस होल्ड में अगर रहना चाहे तो रह सकती है। यानी कि अगर कोई भी एलिगेशन वेमेन ने किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में किसी पर्सन के खिलाफ लगाए हैं और ये वहीं पर रहना चाहती है उसी शेयर्ड हाउस होल्ड में, तो रह सकती है। यहाँ पर उन्होंने यही लिखा है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, चाहे किसी और कानून में कुछ भी लिखा हो, एवरी वुमेन इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल हैव अ राइट टू रिजाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। यहाँ पर हर वुमेन के पास राइट है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है, चाहे उस वुमेन के पास वहाँ पर उस प्रॉपर्टी में कोई राइट हो, चाहे टाइटल में कोई राइट हो ना हो, कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में हो ना हो। अगर कोई ये कहे कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी तो है नहीं, आपका तो कोई मालिकाना हक इसमें है नहीं, तो आप यहाँ से बाहर चले जाइए, यहाँ से आप निकलिए बाहर, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उस वुमेन का, उस एग्रीड पर्सन का उस जगह पर मालिकाना हक हो, उसका उस घर में रहने का अधिकार है। अगर उसको इवैक्यूएट किया भी जाएगा या उसे एविएट किया भी जाएगा तो एज पर द लॉ जो प्रोस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डेंस में ही हो सकता है। और यही बात इन्होंने सब सेक्शन नंबर 2 में मेंशन की है और यहाँ पर कहा है दैट द एग्रीव्ड पर्सन shall not be evicted or excluded from the shared household or any part of it by the respondent save in accordance with the procedure established by law। तो रिस्पोंडेंट ऐसा नहीं है कि धक्के मार के निकाल देगा, लड़ाई हो गई। कोई कानून है, कुछ व्यवस्था है, उसके अनुसार ही होगा। उसे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी एविक्शन की, और कोर्ट को लगता है कि नहीं इसको निकाल देना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो उसके पास राइट है, शी कैन लिव एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है। सो दैट इज़ ऑल इन रिलेशन टू दिस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए। और जल्द मुलाकात करते हैं आपके साथ नए वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।